मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव के बीच सोना और चांदी में तेज उछाल देखने को मिला। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच हालात कूटनीतिक स्तर पर संभल जाते हैं तो क्या सेफ हेवन की डिमांड घटेगी। दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के फेडरल रिजर्व का रुख, डॉलर इंडेक्स की चाल और क्रूड ऑयल की कीमतें भी गोल्ड सिल्वर की दिशा तय कर रही है। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, अभी जो तेजी दिखी है उसमें कितना हिस्सा जियोपॉलिटिकल रिस्क का है और कितना फंडामेंटल सपोर्ट का। देखिए कमल जी, जहां तक फंडामेंटल्स का सवाल है तो हम यहाँ पे लगातार चर्चा आपके चैनल के माध्यम से करते हुए आए हैं, और हमने जब करेक्शंस भी आए थे तो ये साफ तौर पर कहा था कि जो फंडामेंटल्स है लंबी अवधि के सोने और चांदी के, उनमें कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। तो फंडामेंटल अपनी जगह वहां पे यथावत है। और अभी जो हमने एकदम से यहाँ पे जो कीमतों में बढ़त आते हुए देखी पिछले 2-3 सेशन में, उसके पीछे मुख्य वजह यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगाए थे और जो जिस तरह से वहां पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट में आई है, उसके बाद फिर एक बार वहां पे जो अनिश्चितता का माहौल है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहां पे इमीडिएट 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया, जिसको उन्होंने शनिवार को देर रात बढ़ा करके 15% कर दिया। साथ ही उन्होंने सारे देशों को जो यूएस के ट्रेड पार्टनर है उनको ये भी धमकी दी कि वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के निर्णय की आड़ में वहां पे ट्रेड डील के साथ में खिलवाड़ ना करें। तो उनके इस संदेश से निश्चित रूप से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अनिश्चितता का माहौल है वो फिर एक बार उभरता हुआ नजर आया है। हमने यूएस के इक्विटी मार्केट में कल भारी गिरावट आते हुए देखी थी। क्रिप्टो मार्केट में भी वहां पे गिरावट है, और उसका साफ तौर पर जो है हम देख रहे हैं कि सपोर्ट सेफ हेवन बाइंग के रूप में सोने और चांदी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी वहां पे बने हुए हैं। मध्य पूर्व में हम जिस तरह से हालात देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में, और हमने कल भारत सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी आते हुए देखी थी, और उन्होंने साफ तौर पर जो भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने का वहां पे निर्देश दिया है। तो ये दिखाता है कि वहां पे जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में 26 फरवरी को एक और अगले दौर की वार्ता जिनेवा में होनी है, और पूरी जो है ग्लोबल मार्केट की जो नजर है उस वार्ता के ऊपर रहेगी। अगर ये वार्ता सक्सेस होती है तो फिर हम कुछ करेक्शन सोने और चांदी की कीमतों में जरूर आते हुए देखेंगे। लेकिन अगर ये वार्ता फेल हो जाती है तो फिर वहां पे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तेजी के लिए सोने और चांदी के मार्केट जो है वो तैयार होते हुए नजर आएंगे कमल जी। जी, अगर मनोज जी ईरान इजराइल तनाव कम होता है तो गोल्ड में कितना करेक्शन संभव है। देखिए, गोल्ड में अब हमारा मानना है कि $4,880 यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,48,000 अब यहाँ पे काफी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहीं अगर वार्ता फेल हो जाती है तो हम यहाँ पे कीमतों को फिर एक बार $5,600 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते हुए देखेंगे। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो कीमतें हैं वो 1,75,000 से 1,80,000 के स्तर तक भी पहुंच सकती है। तो यहाँ पे 26 तारीख की जो वार्ता का आउटकम है उसके ऊपर मार्केट को नजर रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो सोने के लिए काफी मजबूत है। शॉर्ट सेल से बिल्कुल बचना चाहिए, और कोई भी अगर डीपर करेक्शन आता है मार्केट में, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट के वहां पे स्टेटमेंट के चलते हो या डॉलर इंडेक्स की वोलेटिलिटी के चलते हो, तो उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। हमारा मानना है कि जो लंबी अवधि के ट्रेडर हैं उनके लिए 1,54,000 से 1,55,000 की जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से काफी बेहतर रहेगी। और ऊपर में यहाँ पे अगर ये वार्ता फेल होती है यूएस और ईरान की तो 1,75,000 1,80,000 तक भी कीमतें फिर वहां जाती हुई नजर आएगी कमल जी। और फेडरल रिजर्व की संभावित रेट कट टाइमलाइन गोल्ड के ट्रेंड को कैसे प्रभावित करेगी। देखिए, अभी यहाँ पे फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के काफी अनिश्चितता का माहौल है। और अभी यहाँ पे फेड के जो नए चेयरमैन हैं उनका भी यहाँ पे नियुक्ति होनी है मई मंथ में। उसके बाद ही हमारा मानना है कि कोई रेट कट जो फेड की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। मार्च मंथ में कोई रेट कट नहीं होगा। मार्केट इस न्यूज को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है।
हालांकि जो यूएस के फोर्थ क्वार्टर के जो जीडीपी के नंबर्स गत सप्ताह जारी हुए थे वो उम्मीद से काफी खराब थे। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, चाहे वो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स हो या फ्लैश सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स हो, वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग थे। तो उनको देखते हुए यहाँ पे यूएस फेड के ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा ब्याज दरों में कटौती करने का। लेकिन जैसा कि वहां पे पावेल साहब अपने मिनट्स में कह चुके हैं कि अभी वहां पे जो टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी में बना हुआ है, इसलिए अभी वो डेटा ड्रिवन जो है रहेंगे और अभी जल्दबाजी जो है रेट कटौती में नहीं करेंगे। तो मार्च में रेट कटौती की संभावना कम है, लेकिन जब वहां पे नए फेड चेयरमैन नियुक्त होकर के आएंगे तो हमारा मानना है कि जून में एक रेट कटौती की पॉसिबिलिटी वहां पे रहेगी और मार्केट उसको वहां पे फैक्टर इन करके चलेगा। समझ जी मनोज जी, क्या केंद्रीय बैंकों, खासकर एशियाई देशों की बात की जाए तो उनकी जो लगातार खरीद चल रही है वो क्या सोने की कीमतों को गिरने से बचा सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे केंद्रीय बैंकों का हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि रशिया ने जनवरी महीने में कुछ सेलिंग वहां पे जी 1.6 बिलियन डॉलर की थी ऊपरी स्तरों पर, लेकिन बावजूद उसके जो छोटे बैंक है वो वहां पे लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और चाइना की जो बाइंग है वो वहां पे जबरदस्त बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो नेट बाइंग है वो फरवरी मंथ में भी बनी रह सकती है। हालांकि यहाँ पे चाइना फरवरी मंथ में लूनार न्यू ईयर के हॉलीडे के चलते नदारद था, तो उनकी बाइंग यहाँ पे कुछ कमजोर देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो फिगर है नेट में हमारा मानना है कि वो बाइंग की निकल करके आएंगे और वो निश्चित रूप से कीमतों के लिए यहाँ पे सपोर्टिव रहेंगे। अगर ईरान और अमेरिका युद्ध पूरी तरह टल जाता है तो क्या यह सेल ऑन राइज मार्केट बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल है सोने और चांदी के वो काफी मजबूत है। और यहाँ पे अगर कोई भी यूएस और ईरान की वार्ता सफल होती है और उसके चलते अगर कोई डीपर करेक्शन आता है तो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी वो निश्चित रूप से बरकरार रहेगी। और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की काफी वोलेटाइल जो पॉलिसीज है वह भी वहां पे जो है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक अस्थिरता का संकेत है, और उसके चलते भी सेफ हेवन जो बाइंगे सोने और चांदी की वो बनी रहेगी। तो अगर यूएस ईरान की वार्ता सफल होती है और उसके चलते कोई डीपर करेक्शन आते हैं मार्केट में तो वो फिर से एक बार वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है और ये कतई भी सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है। जी अब मनोज जी, लॉन्ग टर्म यानी 1 से 3 साल के निवेशकों के लिए मौजूदा हालात अवसर हैं या रिस्क? नहीं, बिल्कुल अवसर है। यहाँ पे प्रेशियस मेटल ने कभी भी निवेशकों को निराश नहीं किया है, और स्पेशली उन निवेशकों को जिन्होंने वहां पे लंबी अवधि का प्लानिंग करके निवेश किया है। तो यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल्स है वो निवेशकों को हमेशा अवसर देते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको लमसम निवेश के बजाय एसआईपी का मोड जो है निवेश के लिए अख्तियार करना है, क्योंकि कभी भी मार्केट में कोई डीपर करेक्शन आते हैं और अगर आप एसआईपी के जरिए वहां पे निवेश कर रहे हो तो निचले स्तरों पर भी आपको पोजीशन जो है वो अक्यूमुलेट करने का अवसर एसआईपी के माध्यम से मिलता है। तो लंबी अवधि के निवेशक जो अगले 1, 3 या 5 साल के लिए निवेश का नजरिया रखते हैं उनको प्रेशियस मेटल में एसआईपी के रूप में निवेश करना चाहिए। और इवन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20% का जो अलोकेशन है वो प्रीशियस मेटल के लिए रखना चाहिए। और जो 15 से 20% का आप अलोकेशन प्रेशियस मेटल के लिए कर रहे हो उसमें आप 60-40 का रेशियो रख सकते हो, 60% गोल्ड और 40% सिल्वर। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हेज अगेंस्ट आपका जो रिस्कियर असेट्स है उनके ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे प्रीशियस मेटल में निवेश जरूर करना चाहिए, लेकिन जो मोड है वो एसआईपी के रूप में रखना चाहिए। जी अब मनोज जी, लास्ट सवाल यह है कि एमसीएक्स पर महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या है जिन पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जी इंटरनेशनल मार्केट में $5,122 का एक यहाँ पे हमने ब्रेकआउट मार्केट में आते हुए देखा था और अभी 5,200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 5,122, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट रहेगा वो $5,055 का रहेगा। मैं इस सप्ताह के लिए बात कर रहा हूँ। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,58,000 और उसके बाद 1,55,500 ये इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे एमसीएक्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं ऊपर की तरफ इंटरनेशनल मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो 5,280 और $5,330 के रहेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,63,000
और 1,66,000 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। चांदी की अगर हम बात करें तो वहां भी कीमतें $87 के स्तर को पार करती हुई नजर आई है। तब वहां पे 84 और $81 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। अगर शॉर्ट टर्म की मैं अगले 1 से 2 दिन की बात करूं तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,58,800 और 2,51,000 ये चांदी के M6 मार्च वायदा के लिए सपोर्ट रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 92 और $94.40 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उस लिहाज से 2,74,000 और 2,80,000 अब ये मार्च वायदा के लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। तो यहाँ पे रणनीति जो है वो बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। जो सपोर्ट लेवल के आसपास अगर सोने और चांदी का मार्केट मिलता है तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है और अपसाइड में वहां पे मुनाफा वसूली भी करके चलना है, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है। और यहाँ पे गुरुवार को जो है मुख्य वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में फिर होनी है। तो उसके चलते सप्ताह के आखिरी सेशन यानी शुक्रवार में फिर एक बार वहां पे बड़ी उठापटक बाजारों में देखने को मिलेगी। कमल जी। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। सोने और चांदी के ईटीएफ में जरूर मेरा निवेश वहां पे ईटीएफ में रहता है एसआईपी के रूप में। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने या चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं, और अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनोज जी।